Noun. What is noun? Noun क्या होता है? Noun. Here we have a define of noun. A noun is the name of a person, place, animal, thing, feeling or idea is known as noun. Noun is also known as naming words. हम noun को एक another name लेके अलग से name से represent करते हैं, that is naming words. Confuse नहीं होना, noun और naming words both are the same. Noun क्या होता है? जब हम किसी का name, किसी भी चीज़ का नाम बोलते हैं, चाहे वो प्लेस है, एनिमल है, थिंग है, या फिर किसी की फीलिंग या आइडिया से रिलेटेड कोई बात करें, दे ऑल आर कॉल्ड नाउन. We are having four kinds of noun here. One by one, I will tell you about different kinds of noun. You can see here. First is common noun. Second one is proper noun. Third, abstract noun. Fourth, collective noun. Common noun. I will tell you about the four kinds of noun. There are four kinds of noun. Different kinds of noun have a different specific name. According to their kind, we are having different names, different feelings. How we are going to categorize this? The complete defined under different kinds of noun. हम अलग-अलग चीज़ों के बारे में बताएंगे, अलग-अलग kind of noun के बारे में. See, first we are having a common noun. A common noun क्या होते हैं? A common noun is the name of a person, place, animal or thing in general. See, हम किसी भी चीज़ का कोई स्पेसिफिक नेम नहीं बताते, उसको ओवरऑल करके बताते हैं, उन्हें हम कॉमन नाउन कहते हैं. You can see the example here. Girl, school, dog, chair, table, benches and plant are examples of common noun. It means इसमें आपको एक पर्टिकुलर किसी भी चीज़ का नाम नहीं गिवन है, आपको इसमें सब कुछ बताया हुआ है कि गर्ल कोई भी हो सकती है, रीना, सीमा, सीता, मीना, कोई भी हो सकती है. जनरल हमने बोल दिया गर्ल, यानी कि गर्ल्स, कोई भी एक लड़की. स्कूल हमने आइडेंटिफाई नहीं किया कौन सा स्कूल है. डॉग, उसकी किसी डॉग का नाम नहीं है, कोई ब्रीड नहीं है डॉग की. चेयर इज अ वुडन मटेरियल ओनली. एंड प्लांट भी हमने इसमें स्पेसिफाई नहीं किया है कि वो कौन सा प्लांट है. They are the examples of common noun. So, next is proper noun. Proper noun क्या होते हैं? A proper noun is the name of a specific person, place, animal or thing. इसमें see कितना डिफरेंस है. इसमें हम स्पेसिफिक नेम बताएंगे, इसमें हम स्पेसिफिक नेम बताएंगे किसी भी चीज़ का, चाहे वो पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. इन तीनों में से इनमें से जिसका भी स्पेसिफिक नेम अगर हमें गिवन होगा, उन्हें हम प्रॉपर नाउन डिनोट करेंगे. सी द एग्जाम्पल्स एंड वन मोर थिंग. अ प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर्स. जो हमारे प्रॉपर नाउन्स के जो नेम हैं वो हमारे हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगे. लेकिन इन कॉमन नाउन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द स्मॉल लेटर्स आल्सो. इट मींस इन द बिगिनिंग सी जया, चेन्नई, ताजमहल, रिवर कावेरी. इट मींस इसमें क्या है? जया नेम है पर्सन का, चेन्नई नेम ऑफ प्लेस, ताजमहल इज ऑल्सो नेम ऑफ अ मॉन्यूमेंट, रिवर कावेरी इसमें मैंने स्पेसिफाई किया हुआ कि कावेरी हमारी रिवर का नाम है. And Swami Vivekanand is also a name of a famous person. Specific name हमें given है, so we are going to identify it as a proper noun. Proper noun में है हम हमेशा specific चीज़ को देखेंगे, क्योंकि उन specific चीज़ का नाम हमें given होना चाहिए. If third one is abstract noun. Third kind of a noun is abstract noun. In abstract noun, an abstract noun is the name of something that you cannot see or touch. Abstract nouns वो होते हैं जिसको आप टच नहीं कर सकते, उसको देख नहीं सकते. You can only feel, आप उसको but can only feel or think about. It means आप उसको उसके बारे में सोच सकते हो, लेकिन उसे फील कर सकते हो, लेकिन उसे देख या टच नहीं कर सकते. जैसे हम कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में
कर सकते हैं, उस प्लेस के ऊपर हम जा सकते हैं। लेकिन इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स वी आर नॉट गोइंग टू टच और सी, वी कैन ओनली फील। नेक्स्ट हैप्पीनेस। हैप्पीनेस इज द एग्जाम्पल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हैप्पीनेस मतलब होता है खुश होना। अब खुशी को हम टच नहीं कर सकते, जो हमारा इमोशन है खुश होना, उसे हम टच नहीं कर सकते, उसे हम फील कर सकते हैं। फ्रेंडशिप, wisdom, pride and innocence are the examples of abstract noun. It means हम abstract noun के जो examples हैं उनको सिर्फ हम देख सकते हैं, उनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते और ना ही हम उन्हें देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ऐसे ही हम किसी की ताकत को क्या फील कर सकते हैं कि उसके अंदर कितनी ब्रेवनेस है, कितना ब्रेव है वो। Like this we are having fourth part of noun, fourth kind of noun, and we are having fourth one is collective noun. Collective noun क्या होते हैं? Collective noun is the name of a group of people, animals or things taken together and spoken of as a whole. It means collection. कलेक्शन वर्ड से ही हमें पता चलता है, कलेक्टिव से ही हमें ये पता चल रहा है कि कोई भी चीज़ अगर हम एक साथ रखते हैं, एक साथ यानी कि किसी भी चीज़ को अगर हम ग्रुप में डोनेट करें, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसमें पूरे ग्रुप का नाम आता है, सिंगल पर्सन का नाम नहीं आता। ऐसे ही हम किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल यानी कि अगर हमने एक जगह पे बहुत सारे पीपल खड़े हुए हैं तो उनका हमने नाम रख दिया क्राउड। क्राउड मीन्स होता है भीड़। क्राउड एक साथ कोई भी आदमी खड़े हैं, कितने भी हो सकते हैं वो, तो वी विल गिव देम अ नेम ऑफ क्राउड। क्राउड ऑफ पीपल, ऐसे ही ग्रुप ऑफ पीपल को हम एक नाम से रिप्रेजेंट करते हैं क्राउड, और उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। You can see the examples here, collective noun examples हैं हमारे पास। A school of fish, a crew of sailors, a swarm of insects, a flight of stairs, and a constellation of stars are examples of a collective noun. It means कि ये हमें कुछ names given हैं, हमें अलग अलग चीज़ों के अलग अलग नाम हैं। अगर फिश का ग्रुप है, बहुत सारे फिश हैं, 5, 7, 9, 10 कितनी भी हो सकती हैं, उन फिश को अगर हम एक साथ देखेंगे तो हम ये बोलेंगे अ स्कूल ऑफ फिश। ऐसे ही हम वी आर हैविंग डिफरेंट नेम्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ थिंग्स और एनिमल्स और प्लेसेस। अगर हमारे पास किसी भी एक चीज़ के साथ यानी कि ग्रुप है, अगर हमारे पास किसी भी चीज़ का, तो उनको हम अलग से नेम गिवन, उनको अलग से एक नाम देते हैं और उससे हम फाइंड आउट आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये कौन सा काइंड ऑफ नाउन है। नाउ आई विल टेल यू अबाउट द बुक एक्सरसाइज। नेक्स्ट वी आर हैविंग द फर्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाउन इन दीस सेंटेंसेस एंड नेम देम। आपको इसमें क्या करना है, आपको इनमें सेंटेंसेस को रीड करना है और इन सेंटेंसेस में आपको जो भी आपको दिख रहा है कि कौन सा काइंड ऑफ नाउन हो सकता है, उसको अंडरलाइन करके आपको लिखना है इसका नाम क्या आना चाहिए। So we are having first sentence, the police arrived as soon as the alarm went off. It means इसमें क्या आएगा पुलिस, तो पुलिस है वो हमारा क्या आ जाएगा कॉमन नाउन, COMMON। कॉमन क्यों होगा, क्योंकि इसमें हमें पुलिस की पोस्ट या पुलिस मैन का नाम हमें गिवन नहीं है, सो दिस इज कॉमन। सेकेंड, Pragati needs to buy a notebook and some pencils from the stationery shop. Pragati is the name of a girl and stationery shop is also name of a shop, so the both of them are proper nouns. इसमें हमें नाम given है। Third is there was no one in the class who could answer my question. क्लास, इसमें क्लास आइडिया हमें नहीं बताई हुई है कौन सी क्लास है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ अप टू 12 और एनी अदर क्लासेस कैन बी देयर। कोई भी और क्लास हो सकती है, तो हम इसमें आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कौन सी क्लास है, सो दिस इज आल्सो अ कॉमन नाउन। नेक्स्ट इज फोर्थ वन, India's
Indian is also proper. So we are having two kinds of noun in this sentence. Sixth one is a swarm of bees descended on the flowers in the garden. इसमें हमें बताया हुआ है a group of bees, इसका मतलब होता है a group of bees बैठा हुआ है गार्डन में फ्लावर्स के ऊपर. So this is a collective noun. 7. The spectators burst out into laughter at the sight of the comedian. So laughter is the happiness emotion and this is abstract noun. And comedian is common, कोई भी हो सकता है. 8. The Queen of Jhansi. Jhansi Rani Lakshmibai is famous for her bravery in the Indian history. It means Jhansi Rani Lakshmibai is proper noun. Bravery is abstract noun. Ninth sentence. The earth revolves around the sun and rotates on its own axis. Earth is the name of a planet. Sun is also the name of a planet. So this is proper noun. Tenth. The choir sang beautifully during the Sunday mass at the church. Choir is the group. So this is collective noun. Sunday is the name of the week. This is proper noun. This is collective noun. We are having two different kinds of noun in this sentence. Now you understand this question, how we are going to identify the nouns in this sentence. Thank you everyone. Good morning students, welcome to our online classes. This is for 7th class and our chapter name is our environment. In previous class we read our complete chapter and today we start our exercise of this chapter. So first of all we do our fill in the blanks. First fill up is the natural environment is composed of dash and dash components. कि जो नेचुरल एनवायरनमेंट होते हैं, जो प्राकृतिक वातावरण होता है, वो किन किन चीज़ों से, किन किन कंपोनेंट से, किन किन तत्वों से मिलके बना है. तो बना है अबायोटिक, ABIOTIC, अबायोटिक एंड बायोटिक components. Our second is dash is the blanket of air which envelops the earth. कि कौन सा ऐसा चीज है या कौन सा ऐसा तत्व है या आवरण है जो हमारी अर्थ को ढके हुए रहता है. ब्लैंकेट ऑफ एयर मतलब कि एक चादर उसने अपने अर्थ के चारों ओर, हमारी जो अर्थ है उसके चारों ओर बनाई हुई है, तो उसको क्या कहते हैं, एनवायरमेंट कहते हैं. ENVIRONMENT, एनवायरमेंट मतलब वातावरण. थर्ड है डैश कंपोनेंट रेफर टू द लिविंग थिंग्स इन आवर एनवायरमेंट एंड इंक्लूड ऑल फॉर्म्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. कि कौन से तत्व हैं जो लिविंग थिंग्स को डिनोट करते हैं. लिविंग थिंग्स मतलब जीवित चीजों को डिनोट करते हैं अपने हमारे वातावरण में, और जिसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है, प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो क्या कहते हैं उन कंपोनेंट्स को, उनको कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स. आवर फोर्थ इज लिविंग बीइंग्स लाइक प्लांट्स which can synthesize their own food directly from the environment are called. कि ऐसे living things या ऐसे जीवित चीजें जो जिनके अंदर क्या है, प्लांट्स है, जो अपना खाना
खुद बनाते हैं हमारे वातावरण में, तो उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं प्रोड्यूसर्स। PRODUCERS। प्रोड्यूसर्स का मतलब होता है उत्पादक। देखो, पेड़ पौधों से जो भी फल या अनाज हमें मिलता है उसको मनुष्य भी खाता है और उसको एनिमल्स भी खाते हैं। तो ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स दोनों किस पे डिपेंड करते हैं? प्लांट्स के ऊपर। दोनों किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? प्लांट्स के ऊपर। तो इसीलिए जो प्लांट्स हैं वो क्या है? प्रोड्यूसर्स हैं। फिफ्थ है ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स व्हिच डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर फूड आर रेफर्ड टू एज। कि ऐसे जैविक चीजें या ऐसे जैविक तत्व जिनके अंदर ह्यूमन बीइंग्स भी हैं, जो दूसरे प्लांट्स एंड एनिमल्स के ऊपर खाने के लिए डिपेंड होते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं कंज्यूमर्स। CONSUMERS। Our next part is write true or false। कि ट्रू फॉल्स करने हैं हमें। फर्स्ट है an ecosystem is the interaction between all living organisms as well as between these organisms and their physical environment। कि एक इकोसिस्टम पारिस्थितिकी जो तंत्र होता है वो इंटरेक्शन होता है, मतलब समायोजन या एक दूसरे से इंटरलिंक होना होता है, जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने भी जैविक पदार्थ होते हैं उनके बीच, और ये जो जैविक पदार्थ होते हैं उनका जो भौतिक वातावरण होता है, मतलब उनके आसपास का जो भी वातावरण होता है। एक मनुष्य है, मनुष्य के आसपास जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो घर हो, कोई बिल्डिंग हो, चाहे कोई रिवर हो, चाहे कोई माउंटेन हो, उसका आपस में दूसरे ऑर्गेनिज्म से जो इंटरलिंक होता है, इंटरेक्शन होता है, उसी को हम इकोसिस्टम कहते हैं। तो ये है ट्रू। TRUA ट्रू है। सेकेंड है ह्यूमन एनवायरनमेंट रेफर्स टू ऑल ह्यूमन क्रिएशंस एंड एक्टिविटीज। कि जो मानव वातावरण है, ह्यूमन एनवायरनमेंट है, वो सभी ह्यूमन क्रिएशंस की मानव जितने भी मानव है या जो भी मानव की प्रजातियां हैं उनसे, और उनकी जो एक्टिविटीज होती है, उनके जो क्रियाकलाप होते हैं, उनसे जुड़ी हुई जो भी चीजें होती हैं, तो उस सबको क्या कहते हैं? ह्यूमन एनवायरनमेंट कहते हैं। तो ये भी ट्रू है। थर्ड है मोर फॉरेस्ट वर क्लियर टू प्रोवाइड। कि बहुत सारे फॉरेस्ट और भी ज्यादा फॉरेस्ट क्लियर किए जा रहे हैं प्रोवाइड करने के लिए, मतलब उपलब्ध कराने के लिए लैंड एंड ऑफर वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज। कि लैंड उनको उपलब्ध कराई जाए और वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज और बहुत सारी मानवीय क्रियाकलाप करने के लिए मोर एनिमल्स वर किल्ड, और बहुत सारे जानवर मारे जा रहे हैं। जब फॉरेस्ट क्लियर होंगे तो फॉरेस्ट में रहने वाले जानवर तो खुद से ही मर जाएंगे, क्योंकि वो इधर उधर भागेंगे, कुछ शिकार से मर जाएंगे, कुछ भूखे प्यासे मर जाएंगे। तो ये भी ट्रू है। इसी को हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। मोर फॉरेस्ट जब क्लियर होते हैं तो इसी को क्या कहते हैं? डिफॉरेस्टेशन। जब मैंने आपको चैप्टर रीड कराया था तो उसमें मैंने डिफॉरेस्टेशन बड़े ही क्लियर तरीके से बताया था। फोर्थ है डिफॉरेस्टेशन हैज आल्सो लेड टू ग्लोबल वार्मिंग। कि जो डिफॉरेस्टेशन होता है, वनों का अत्यधिक जो कटाव हो रहा है, वो किसको बढ़ावा देता है? ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देता है। ग्लोबल वार्मिंग का क्या मतलब होता है? कि हमारा जो वातावरण है उसका तापमान बढ़ जाना, ठीक है, जिससे बर्फ पिघलती है, और बर्फ पिघलने से जो समुद्र या जो भी जमा हुआ पानी है उसका लेवल बढ़ जाता है, तो इससे वातावरण के अंदर गर्मी बढ़ जाती है। तो ये भी क्या है? ट्रू है। फिफ्थ इज लिविंग बीइंग्स आर प्रेजेंट अप टू ए हाइट ऑफ 6 किलोमीटर इन द एटमॉस्फेयर एंड अप टू ए डेप्थ ऑफ 7 किलोमीटर इन द ओशियन। कि जो जीवित प्राणी है, लिविंग बीइंग्स हैं, वो कितनी दूरी तक रह सकते हैं? 6 किलोमीटर इन एटमॉस्फेयर। ये अपना अर्थ है, तो इसका जो 6 किलोमीटर एटमॉस्फेयर में और जो
लिथोस्फीयर के ऊपर ओशियंस हैं, इनमें 7 किलोमीटर डेप्थ में। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर बोलते हैं। ये जो 13 किलोमीटर की बेल्ट होती है इसको हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर बोलते हैं। तो ये 6 किलोमीटर तो एटमॉस्फेयर में होती है और 7 किलोमीटर ओशियंस में होती है। तो ये भी ट्रू है। Our next is water is necessary for the survival of humans and animals and plants. ये जो वाटर है वो जरूरी है, नेसेसरी है, किसके लिए, जीवित रहने के लिए, ह्यूमंस को भी, एनिमल्स को भी और प्लांट्स को भी। तो ये भी ट्रू है। 7. It is on land or the lithosphere that human beings, plants and animals exist. कि वो परत, पृथ्वी की वो परत जिसके ऊपर ह्यूमन बीइंग और पशु पक्षी रहते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको लिथोस्फीयर बोलते हैं। तो ये भी ट्रू है। नेक्स्ट इज गिव वन वर्ड्स। Our first is that part where human beings, plants and animals exist. कि वो पार्ट, हमारी अर्थ का वो पार्ट जिसके ऊपर मनुष्य, प्लांट्स और एनिमल्स एग्जिस्ट करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लिथोस्फीयर। अपनी 4 स्फीयर्स हैं जिनमें से जिसके ऊपर ह्यूमन और एनिमल्स एग्जिस्ट करते हैं उसको बोलते हैं लिथोस्फीयर। Second is contains water on Earth's surface, under the ground as well as in the atmosphere. कि पानी का अर्थ की सरफेस के ऊपर, अंडरग्राउंड वाटर और एटमॉस्फेयर के अंदर, चाहे वाष्पीकरण के रूप में हो, चाहे वो बारिश के रूप में फिर से अर्थ के ऊपर आए, तो उस वाटर को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। HYDROSPHERE, हाइड्रोस्फीयर। Third is the blanket of air which envelops the earth. अभी हमने पीछे जब हम फिलअप्स कर रहे थे तो वहां पे भी हमने किया था कि वो ब्लैंकेट, वो चादर जो हमारी अर्थ के चारों तरफ है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एनवायरनमेंट, वातावरण। Fourth is living things in our environment, कि हमारे जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो वातावरण है, उसके अंदर जो जीवित चीजें हैं उनको क्या नाम दिया गया है, उनको नाम दिया गया है बायोटिक। फिर प्लांट्स विच कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड, तो इनका क्या है, प्रोड्यूसर, जो पेड़ अपना खाना खुद बनाते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं, या फिर उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स, AUTOTROPHS, ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है। 6th है ह्यूमन बीइंग्स विच डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर फूड, कि वो पौधे या वो ह्यूमन बीइंग्स जो अन्य पौधों और पशुओं के ऊपर डिपेंड करते हैं खाने के लिए, तो उनको बोलते हैं कंज्यूमर्स, CONSUMERS, कंज्यूमर्स या हेटेरोट्रॉप्स, HETEROTROPHS, हेटेरोट्रॉप्स। तो these are the give one word. Now we do our first question is what are the limbs of the earth, कि अर्थ की कौन कौन सी पार्ट है, कौन कौन से उसके भाग हैं। तो मैं आपके सामने एक डायग्राम बना रही हूँ लिम्स ऑफ अर्थ का। ठीक है, ये 1 2 3 और ये 4। अपनी जो अर्थ है उसके 4 रिलिम्स है, उसकी 4 स्फीयर्स है। रिलिम्स को ही हम स्फीयर्स बोलते हैं। तो ये है अपनी लिथोस्फीयर। ये क्या है, लिथोस्फीयर। ये है अपनी एटमॉस्फेयर, ATMOSPHERE। ये है अपना हाइड्रोस्फीयर।
हाइड्रोस्फीयर। ये डायग्राम जो मैंने आपको चैप्टर कराया था तब भी कराया था, ये है आपका बायोस्फीयर। अब जो लिथोस्फीयर है उसके अंदर क्या क्या होते हैं, उसके अंदर माउंटेन्स होते हैं, माउंटेन्स, वैलीज, प्लेट्यूज, प्लेन्स, ठीक है। हाइड्रोस्फीयर के अंदर ओशियंस, सीज, रिवर्स, लेक, अंडरग्राउंड वाटर, ये सारा किसमें आता है, ये आता है आपका हाइड्रोस्फीयर में। अब एटमॉस्फेयर के अंदर जितनी भी गैसेस हैं, जो अपना एक ब्लैंकेट है, एयर का जो एक एनवेलप है अपनी आंख के चारों तरफ, वो एटमॉस्फेयर के अंदर आता है। और जहां ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स एंड एनिमल्स एग्जिस्ट करते हैं, कौन, ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, प्लांट्स एग्जिस्ट करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, उसको बायोस्फीयर कहते हैं। लिथोस्फीयर के अंदर अपनी लैंड का 29% आता है और हाइड्रोस्फीयर के अंदर अपनी लैंड का 71% वाटर है अपनी लैंड के ऊपर, और 29% अपनी जो लैंड है जिसके ऊपर हम रहते हैं। अपनी अर्थ के अंदर ये 29 और 71 इक्वल टू 100। दिस इज द डायग्राम ऑफ रिलेम्स ऑफ द अर्थ। अब अगर आपको एक्सप्लेन करना हो तो आप कर सकते हैं कि वेयर ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, एवरीथिंग एग्जिस्ट, लिविंग बीइंग्स इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। एनवेलप ऑफ एयर, या ब्लैंकेट ऑफ एयर evolves on earth is called atmosphere. The water bodies like ocean, lake, river called hydrosphere, and 6 plus 7, 6 in atmosphere and 7 in depth of ocean. This layer where human being, animal, plants exist is called biosphere. So students, if you draw this diagram before when we read the chapter, so don't make it again. If you don't make it in previous, you make it. Okay, thank you.